विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनहरि। सभी निर्जल एकादशी व्रत रखने वालों के लिए सादर प्रणाम। आज हम प्रथम एक बोध कथा आपको सुनाएंगे जो ग्रंथों में दी है, पंचतंत्र से है। दूसरी बात, हम युवाओं से कुछ आह्वान करेंगे, क्योंकि भारत में पहले कोई ऐसा संगठन नहीं था जो सामाजिक रूप से आपत्ति विपत्ति या शांति में सद्भाव के लिए कार्य करता। किंतु जब से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का उदय हुआ है, तब से भारत में सामाजिक सहयोग, सामाजिक एकता, सद्भाव, बिना जाति भेद के समाज की सेवा करना, राष्ट्र को सर्वोपरि मानना, ये इस प्रकार के संस्कार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भारत में दिए। और उसका बड़ा प्रमाण ये है कि शिक्षा के क्षेत्र में संस्कृति की जो अलग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने जगाई है, यदि वो शिक्षा आज न मिल रही होती तो आज हमारे नए विद्यार्थियों को, बालकों को, बच्चों को और युवाओं को कभी हमारी संस्कृति का ज्ञान नहीं हो पाता, क्योंकि हमारे पाठ्यक्रम में हमारी संस्कृति का कोई भी स्थान नहीं है। और यह बात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सोचने में आई कि यदि शिक्षा ही शिक्षा रही, तकनीकी विकास ही विकास रहा, देश का इतिहास गायब हो गया, संस्कृति गायब हो गई, तो इनको भारतवासियों को अपने आत्मबल का और अपने स्वाभिमान का ये स्मृति ही नहीं रहेगी। इसलिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भारत को एक दिशा दी है, एक प्रेरणा दी है। उसका परिणाम हमने देखा कोरोना के महामारी के देश में फैलने के समय सभी प्रकार के लोगों ने बगैर किसी जाति भेदभाव के देश में ऐसी सेवा की, ऐसी एकता का परिचय दिया। न धर्म, न जाति, न वर्ग, केवल युवाओं ने आगे बढ़कर सब प्रकार की सेवा जो उन यथाशक्ति उनसे बन सकती थी, डॉक्टरों ने, पुलिस वालों ने, वो सब हैं तो युवा ही। युवा शक्ति ही इस देश को संभाले हुए है। युवा शक्ति ने इस देश में जो परिचय दिया है कोरोना के समय में, ऐसा अभूतपूर्व इतिहास न पहले पढ़ा गया, न सुना गया, न देखा गया। आज भी लोग जो जस के तस लगे हुए हैं, लोगों को जैसे ही पता चला कि कुछ श्रमिक लोग पलायन कर रहे हैं, कोरोना से भयभीत हो रहे हैं, या उनका उद्योग धंधा बंद हो गया है, तो इस वजह से कि रोटी पानी कहाँ मिलेगी, वो अपने गांव को लौट रहे हैं। उन्होंने रास्ते रास्ते में जगह जगह पथकों के लिए, उन ग्रामीणों के लिए, मजदूरों के लिए जैसा बना, वाहन से, भोजन से, पानी से और दवाओं से उनका संरक्षण किया है। देश के इतिहास की यह सुनहरी कथा, यह सेवा का सुनहरा अवसर सारी दुनिया में लोग इसकी प्रशंसा कर रहे हैं। इसलिए आज हमें भी उन युवाओं से कुछ प्रेरणा मिली है और हम उनके लिए एक बोध कथा सुनाएंगे। फिर इसके बाद हम युवाओं से कुछ बातें करेंगे। देखिए, आज सद्भावना से कोरोना के समय भारत कोरोना युद्ध जीतता हुआ दिख रहा है। क्यों? कि सबकी भावनाएं सेवा की हो गई। लोगों के मन में ये भाव आ गया कि किसी प्रकार से कोई आदमी अभाव के कारण दम न तोड़े, अभाव के कारण अकेला न रह जाए। तो लोगों ने मिलकर उस अभाव वाली जिंदगी को अपने सद्भाव में बदल दिया। इसीलिए हम एक पंचतंत्र की राग द्वेष भरी कथा सुनाएंगे, उससे कुछ हमारे युवाओं को बोध मिले, ये हमारा उद्देश्य है। समुद्र में एक भारंड नाम का पक्षी रहता था।
उसका शरीर एक था, पेट एक था, किंतु उसके मुख दो थे। एक मुख पूरब की ओर था और एक मुख जो है पश्चिम की ओर था। भारंड पक्षी बड़े आराम से समुद्र में विचरता था और कभी कोई चीज़ आती थी तो जिस मुख से आती थी उस मुख से पेट भरते थे। एक दिन एक सुंदर फल पूरब दिशा से बहता हुआ आया तो भारंड पक्षी ने उसको चोंच में पूरब वाले मुख से दबाया और कहा, आह बड़ा रसीला फल है, बड़ा मीठा फल है, और इतने में उसको चबा गया। तब दूसरे मुख ने सुना और कहा, तू बड़ा स्वार्थी है, तूने मुझे चखने को भी नहीं दिया, तूने मुझे पूछा भी नहीं। बोले भला मैं कैसे पूछता, वो आया मुंह में मेरे पहुंच गया, अब मैं तुझे फिर भी कोई बात नहीं, आखिर जाएगा तो पेट में ही, पोषण तो पूरे शरीर का ही होगा, उसमें तेरा भी कोई नुकसान नहीं है, केवल मैं तो उसे पेट में पहुंचाया है जिससे ये शरीर अपना चल रहा है। शरीर तो एक ही है, मुख अपने दो हैं, तो क्या हुआ इससे। किंतु पश्चिम मुख वाला पक्षी बोला, नहीं मैं तेरी बातों में आने वाला नहीं हूँ, आज नहीं तो कल जब भी मुझे मौका मिलेगा मैं तुझसे बदला जरूर लूँगा। संयोगवश दूसरे ही दिन पश्चिम दिशा से एक बड़ा जहरीला फल बहता हुआ आया और पश्चिम मुख वाला भारंड पक्षी उसको चोंच में दबाकर बोला कि देख अब मैं इस फल को स्वयं खाऊंगा, तुझे बिल्कुल भी नहीं दूंगा। पहले मुख वाले पूर्व मुख वाले भारंड पक्षी ने कहा कि अरे दुष्ट बुद्धि, ये जहर है, ये विषैला है, इसको तू मत खा, अगर इसको तू खाएगा तो परिणाम ये होगा कि हम दोनों ही मर जाएंगे। उसने कहा जो हो सो हो, पर मैं तुझे नहीं दूंगा, और उसने खा लिया। थोड़ी देर बाद पूरे शरीर में विष फैल गया और भारंड पक्षी की मृत्यु हो गई। इस प्रकार से राग द्वेष से हम ये बात सीख सकते हैं कि हम समकालीन जो लोग उत्पन्न हुए हैं, एक ही पृथ्वीवासी हैं, एक ही प्रकार की हमारी आवश्यकताएं, नींद, भोजन और हमारे शरीर का संरक्षण और हमारी शिक्षा का विकास और हमारे संसाधनों का उन्नत विकास, हमारी ज़रूरतों की पूर्ति, हमारे खाद्यान्न की पूर्ति, हमारे जल अभाव की पूर्ति, ये सारी बातें एक समान हैं, सबके समान हैं, सबके लिए हैं, इनमें भेद नहीं है। पर इन्हीं चीज़ों को लेकर जब राग द्वेष होता है, राजनीति फैलती है, तो हमारा युवा जो है भ्रम में पड़ जाता है, उसे क्या करना चाहिए। और उसके अंदर भी जब वो देखता है कि राजपुरुष लोग जब राजनीति में वोट मांगने आते हैं तब क्या होता है, और वोट मांगने के बाद वो जब गद्दी पर बैठते हैं तो उनकी चमक दमक उनको प्रभावित करती है और युवाओं का ध्यान भी उस गंदी राजनीति की तरफ चला जाता है और सेवा के मार्ग से वो भटक जाते हैं। उनके लिए हम थोड़ी सी बात करना चाहेंगे। युवा लोग ध्यान दें, क्या वास्तव में हमारे युवा अपने राष्ट्रीय परिवेश में हैं। हम पूछना चाहते हैं कि हमारे युवा भविष्य के राष्ट्र निर्माता होकर राष्ट्र सेवा का स्वाध्याय कर रहे हैं। क्या हमारे देश के युवा आने वाली पीढ़ी, आने वाले समय को धारण करने योग्य बन चुके हैं? क्या हमारे युवा अनुशासन प्रिय हैं? क्या हमारे युवा अराजकता की दिशा में जा रहे हैं? क्या हमारे युवा जोश में हैं? क्या हमारे युवा होश में हैं? क्या हमारे युवा मदहोश हैं? क्या हमारे युवा रोष में हैं? क्या हमारे युवा क्रोध में हैं? क्या हमारे युवा राष्ट्र समाज के विरोध में हैं? क्या हमारे युवा समाज के विरोध में हैं, या संतोष में हैं, या सोच में पड़े हुए हैं? ऐसी बहुत सी बातें हैं कि आगोश में हैं, कि दिशाहीन हैं, क्या साधन विहीन हैं। इन सब बातों को युवाओं के विषय में हमारे राष्ट्रीय निर्माताओं को सोचना बड़ा अनिवार्य है। ये सारी बातें युवाओं के लिए ज़रूरी हैं
और कोरोना के समय जो देखा गया, ऐसे राष्ट्र युवक, वो डॉक्टर हों, चाहे पुलिस वाले हों, चाहे संगठन वाले हों, चाहे वो किसी गांव के रहने वाले हों, उनको भुलाया ना जाए, उनको पंजीबद्ध किया जाए और उनको आने वाले अवसरों का आगे किया जाए। उनको सभी प्रकार के आरक्षण देश में चल रहे हैं। एक आरक्षण की मांग हम भी इस प्रकार करते हैं, कल्पना करते हैं, साकार करना सरकार का काम है कि जो युवा 1 जनवरी को ये ओवर एज हो रहा है, उसका आरक्षण किया जाए। फिर दूसरी तारीख को जो युवा आरक्षण हो रहा है, उसका किया जाए। मार्च में हो रहा है, तारीख बाई तारीख वर्ष भर के युवाओं को हम आरक्षण दें, तो शायद रोजगार के मामले में हमारे युवा का असंतोष दूर होगा। बड़ा साकार, बड़ा सापेक्ष संदेश पहुंचेगा। इसमें ना कोई जातिवाद की बात है, ना कोई धर्म वाली बात है, और ना कोई इसमें भाई भतीजे वाली बात है। एक निष्पक्ष रूप से राज्य सरकारें और देश सरकार ओवरडोज होते हुए युवाओं को, चाहे वो गांव के रहने वाले हों, चाहे शहर के रहने वाले हों, सभी स्तर पर उनका आरक्षण ओवर एज के टाइम होना चाहिए। यदि ओवर एज के बाद उनको हम नौकरी नहीं दे सकते, तो उसका विकल्प या उनको सहायता जैसी बन सकती हो, ताकि समाज हमारा जुड़ा रहे और वो युवा हमारा देश के बारे में हमेशा सेवा में तत्पर रहे। ये हम सरकार से अपेक्षा करते हैं। दूसरी बात, हमें ये विचार करना पड़ेगा कि कोरोना के कारण विश्व में जो आर्थिक मंदी आई है, उसके लिए हम किस प्रकार से प्रोन्नत कर सकें, आर्थिक समानता ला सकें। तो ध्यान देना होगा कि सबसे बड़ी चीज़ है पर्यावरण। पर्यावरण की रक्षा न होने से हमारा अंतरिक्ष का जो दूषित प्रभाव है वो पृथ्वी पर आ रहा है। पहले हम कहते थे, गीता में जैसा लिखा है कि यदि हम यज्ञ करेंगे, हम देवताओं को हवि भेजेंगे, तो देवता लौटाकर हमको 100 गुना जल बरसाएंगे, 100 गुना हमको शुद्ध वायु देंगे, 100 गुना हमको जो है वह प्रकाश देंगे। इस प्रकार से कई गुना अंतरिक्ष से हमको प्राप्त होता है जो हम उनको देते हैं। ये हमको संस्कृति में सिखाया गया है कि हम सूर्य को अर्घ्य दें। इसका अर्थ क्या है? सूर्य के चारों ओर जल का घेरा है, उसके द्वारा जो प्रकाश आता है वो चमक उसी की है। इसीलिए हमें पहले गांव के बारे में सोचना है। जंगल विभाग में जितनी ज़मीन पड़ी हुई है, उसमें जगह जगह हमको तालाब बनाना है, पानी का भंडार करना है। यदि बरसाती पानी को रोका जाए, नदियों को भले ही ना जोड़ा जाए, तो हमारा देश आत्मनिर्भर हो जाएगा। जंगल में पानी के भंडार गांव में, पंचायत स्तर पर, या जिस गांव में यहाँ जगह है वहाँ दूसरे गांव को हमको पूरी सरकार का स्वरूप देना चाहिए। न्याय विभाग भी हो वहाँ, सचिव लोग जिस तरह काम कर रहे हैं, ग्राम सहायिका कर रहे हैं, पटवारी कर रहे हैं, शिक्षक कर रहे हैं और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता कर रहे हैं। इस तरह से हमको पूरे एक गांव को आदर्श सरकार के रूप में स्थापित करके पूरा उसका फीडबैक के अनुसार ही प्रदेश को आगे काम करना चाहिए और योजना बनाना चाहिए, ताकि हमारे ग्रामीण युवा हमारे देश से पूरी तरह जुड़े रहें। और दूसरी बात है कि जो ज़मीन पशुओं से छीनी गई है, पशु जो सड़क पर घूम रहे हैं, आज उनसे एक्सीडेंट में मनुष्य भी जा रहा, मौत के मुंह में जा रहा है और पशु भी मारे जा रहे हैं। और लावारिस पशुओं को कोई भी कहीं भी किसी भी प्रकार इधर से उधर दूसरे खेतों में, दूसरे खेत वाले इधर के खेतों में ऐसे ही भगाते रहे हैं। और पशु जो है इतना उपयोगी हमको होने के बाद, गाय बैल इत्यादि को यदि हम उपयोग में नहीं कर पा रहे हैं,
तो हमारी आर्थिक विकास की जो तकनीकी पहलू है वो हमारा भ्रमपूर्ण है। हमको गांव के अंदर पशुओं को स्थान देना चाहिए और उनकी उपयोगिता के बारे में वैज्ञानिक ढंग से सारे संसार को समझाना चाहिए। इसी प्रकार से विद्युत के विकल्प के रूप में हमको आकाश से सूरज के ताप का उपयोग करने के लिए सौर ऊर्जा को राष्ट्रीय उद्योग के रूप में स्थापित करना चाहिए। देखिए, ऋग्वेद में कहीं मंत्र आया है, वो याद तो मुझे नहीं है, पर मुझे पता है कि ग्रीष्म ऋतु तपा नक्षत्र, जिसको वर्षा नहीं होना चाहिए, तपा जब तप जाता है तो मिट्टी खेत की जल के खाद बनती है, उस नक्षत्र से यदि कोई गैस को पिंजरवेशन वो सेव कर सके, संग्रह कर सके, तो वर्ष भर के लिए पूरे देश को निःशुल्क बिजली मिल सकती है। ये शक्ति है ग्रीष्म काल में सौर ऊर्जा को संग्रहित करने की। पर उसके लिए कुछ खोज आगे और ज़रूरी है, उपकरण उसके सामान्य रूप से प्राप्त हो सके, बहुत महंगे ना हों, उनके उपकरण के साथ उनके उत्पादक क्षेत्र बहुत हों, अधिक हों, तब जाकर हम सौर ऊर्जा का पूरा लाभ ले सकेंगे। युवाओं, आपने बड़े ध्यान से सुना। आगे हम आपसे इसी तरह से आपको और आपके भविष्य को लेकर जो चीज़ें हमारे सामने आएंगी, हम अपनी पुरानी डायरियों में से ला रहे हैं। हमारा एक नियम रहा है कि हम बहुत वर्षों से डायरी लिखते रहे हैं और आपके बारे में हम तब से सोचते रहे हैं जब हम 21 वर्ष के थे, अर्थात हम युवा थे। तब से हमारी कलम बंद नहीं है और हमने युवा होते होते आज 70 वर्ष पूरे किए हैं, पर हमको पता नहीं चला कि हम युवा नहीं रहे। आप लोग भले ही सोचे हम वृद्ध हो गए हों, पर हम युवा हैं और युवाओं के साथ हैं और युवाओं की सोच वाले हैं। इसके विषय में कल हम आपको कुछ ऐसे प्रमाण भी दिखाएंगे इसी वीडियो पर, जो बात आज बोल रहे हैं कल आपको हम विज्ञान रूपक में बताएंगे। समुद्र मंथन के बाद अब देश में पृथ्वी पर क्या होना चाहिए। और आज की बात यहीं समाप्त करते हैं। आप सबको धन्यवाद। जय श्री राम।